नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, कोविड टीकाकरण के लिए पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक नहीं। भारत ने 26 करोड़ कोरोना टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। सोने के आभूषणों पर आज से हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पंजीकरण प्रक्रिया सरल की। रेलवे सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाने, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेटो नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। दोहा में भारत ने अफगानिस्तान के साथ 1-1 गोल से बराबरी के बाद एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचा। यूरोप 2020 फुटबॉल कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपीय चैंपियन के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। बुडापेस्ट में पुर्तगाल ने हंगरी को हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवा टेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूरोप में होने वाला विवा टेक डिजिटल और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के अलावा यूरोपीय देशों के कई मंत्री और सांसद शामिल हैं। सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, जिनमें एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ शामिल हैं। विवा टेक सम्मेलन 2016 से हर वर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये सम्मेलन 16 से 19 जून के बीच हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीका केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को निकटतम टीका केंद्र में टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में 26 करोड़ से अधिक टीके लगाने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 26 करोड़ 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं। फील्ड स्थाई पर हमारे कार्यकर्ताओं के एफर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ करते हुए हम लोगों ने 26 करोड़ का एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज कंप्लीट किया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनमें 1.7 करोड़ डोजेज, 2.58 करोड़ डोजेज एंड 17.24 करोड़ डोजेज भी उनको दी जा चुकी हैं। हमारे सतत प्रयास है, हमने आपको इससे पहले भी अवगत किया है कि एक स्थाई पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दूसरे स्थाई पर फील्ड में काम करते हुए हम वैक्सीन को एज ए स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि सब लोग जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी एज ग्रुप, वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें।
कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 13,13,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 54,000 से अधिक लोगों को इसकी दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली और 8,95,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 151वें दिन कल 25,68,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 21,98,000 से अधिक लाभार्थियों को पहला और 3,70,000 से अधिक लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण के उपचाराधीन और नए मरीजों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले माह 3 मई को स्वस्थ होने की दर 81% थी, जो अब बढ़कर लगभग 95.64% हो गई है। हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा और 27 मई तक बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन नोवावैक्स बहुत सुरक्षित और अधिक प्रभावशाली है। ये टीका 90% से अधिक प्रभावी है और स्वदेश में निर्मित है। This vaccine is very safe and highly effective, more than 90% as you heard. But what makes this vaccine relevant for today, in order to mention this, is the fact that this vaccine will be produced in India. There is preparatory work already accomplished by the Serum Institute. They are in collaboration with the original company, and in fact, as you know, they are also conducting a bridging trial already, which is in advanced stages of completion. राजस्थान में 60 वर्ष से ऊपर के 92% और 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 78% लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य में कोविड के नए मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में नए मरीजों की कमी के बाद सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आना शुरू हो गया है। बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है और सड़कों पर फिर ट्रैफिक बढ़ने लगा है। घरेलू पर्यटकों और व्यावसायिक गतिविधियों के शुरू होने से होटलों में भी बुकिंग बढ़ने लगी है। रोडवेज की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान रोडवेज द्वारा करीब 1,800 बसों का संचालन किया जा रहा है। मई के अंतिम सप्ताह की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी करीब 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अगले 3-4 दिनों में कई रेल सेवाओं को पुनः शुरू किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। राज्य में अभी तक कोविड वैक्सीन के करीब 73 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आमतौर पर माओवादी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ के दंतेवाड़ा जिले के दूर दराज के रेंगानार गांव ने कोविड टीकाकरण के मामले में मिसाल कायम की है। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहाँ के हर पात्र व्यक्ति ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है। आदिवासी बहुल इस रेंगानार गाँव में पहले कुछ भ्रांतियों के चलते लोग टीका लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूकता दल ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के फायदे बताए और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इन लोगों की कोशिशें रंग लाईं और आज इस गांव के सभी 294 पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बिहार में कोविड प्रतिबंधों को एक सप्ताह के लिए 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार शाम 5 बजे तक सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। झारखंड सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब तक ब्लैक फंगस के करीब 140 संदिग्ध मामले दर्ज हो चुके हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 24 जून तक बढ़ा दी है। सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के क्वारंटीन को अनिवार्य करने सहित कई रोक भी लगाए हैं।
राज्य में बसों की सेवा बंद कर दी गई है और शादी विवाह समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 11 तक सीमित कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए कल नए दिशा निर्देश जारी किए। इनके अनुसार रेस्तरां और जिम को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और जिम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। शासकीय कार्यालय और निजी कंपनियां अपने 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगी। जनता कर्फ्यू रविवार को प्रभावी रहेगा और शहरी क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा घर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। एक बार में 6 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एक बार में 6 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। शादी समारोह के लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जबकि अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों को अनुमति दी जाएगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3,23,000 मकानों का निर्माण पूरा किया और उनका स्वामित्व लाभार्थियों को दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महा आवास अभियान के अंतर्गत और 4,68,000 मकानों का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें 1 महीने के भीतर लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल राज्य भर में 3,22,929 लाभार्थियों को महा आवास अभियान के तहत उनके सपनों की घर की चाबियां सौंपी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन घरों से करीब 15 लाख लोगों को छत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत और 4,68,000 घर बनके पूरा हो जाएगा और उन्हें 1 महीने के भीतर लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे। इससे कुल निर्मित घरों की संख्या 8 लाख हो जाएगी, जो लगभग 40 लाख लोगों को आश्रय प्रदान करेगी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली शुक्रवार 18 जून से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। अस्पताल में सीधे जाकर पंजीकरण की अनुमति के संबंध में फैसला कोविड स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। एम्स ने बताया कि ओपीडी पंजीकरण केवल उन्हीं मरीजों के लिए किया जाएगा जो पहले से ऑनलाइन या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आज यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, कोविड टीकाकरण के लिए पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक नहीं। भारत ने 26 करोड़ कोरोना टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। सोने के आभूषणों पर आज से हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पंजीकरण प्रक्रिया सरल की। रेलवे सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाने, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। नेटो नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। दोहा में भारत ने अफगानिस्तान के साथ 1-1 गोल से बराबरी के बाद एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के तीसरे दौर में प्रवेश किया और यूरो फुटबॉल कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियन के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। बुडापेस्ट में पुर्तगाल ने हंगरी को हराया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और समावेशी व्यवस्था तय करने का भारत का आह्वान दोहराया है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में भारत की राय प्रस्तुत की। श्री सिंह ने देशों की संप्रभुता और भौगोलिक एकता का सम्मान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए बातचीत के जरिए सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आवागमन और उसके ऊपर विमानों की आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। आसियान के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश भाग ले रहे हैं। साझेदार देशों में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमरीका शामिल हैं। आसियान के रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक की मेजबानी ब्रुनेई कर रहा है, जो इस वर्ष के लिए संगठन का अध्यक्ष भी है। भारतीय रेलवे सिग्नल प्रणाली, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रेलवे ने अब तक 2,221 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग शुरू की है। रेल संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य संजीव मित्तल ने संवाददाताओं से कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन और अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली के प्रावधान से रेलवे परिचालन में चौतरफा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मानवीय त्रुटियों के कारण रेलगाड़ियों के आपस में टकराने की घटनाओं को समाप्त करने और गति क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हो रही है। प्रारंभ में हॉलमार्किंग देश के 256 ऐसे जिलों में शुरू की गई थी जहां सोने की परख करने की सुविधाएं मौजूद थीं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग के बारे में कई फैसले किए गए, जिनसे ग्राहकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। नए प्रावधानों के अंतर्गत 20, 23 और 24 के अतिरिक्त कैरेट के सोने की भी हॉलमार्किंग करने की अनुमति दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत पुराने आभूषणों की भी हॉलमार्किंग की जा सकेगी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया कि समूची हॉलमार्किंग योजना से संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि, राजस्व अधिकारी और विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत आभूषण विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाता है, जो हॉलमार्क युक्त स्वर्णाभूषणों की बिक्री कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं को सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और वे सोना खरीदते समय किसी तरह के भ्रम से बच सकेंगे। भारत में फिलहाल केवल 30% स्वर्णाभूषणों पर ही हॉलमार्क के चिन्ह अंकित होते हैं। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब एमएसएमई के पंजीकरण में सिर्फ पैन कार्ड और आधार की आवश्यकता होगी। इसकी घोषणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने की। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि छोटी इकाइयों को उद्यमिता और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने एमएसएमई उद्योग को सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व पर बल देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक कर देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने देश में बाढ़ की स्थायी समस्या में कमी लाने के दीर्घकालिक उपायों की एक व्यापक नीति की भी समीक्षा की। बैठक में कई फैसले लिए गए। गृहमंत्री ने देश के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ के पूर्वानुमान और जलस्तर में वृद्धि की जानकारी से संबंधित एक प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को भी बड़े बांधों से गाद निकालने की व्यवस्था करने की सलाह दी, जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिल सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम क्षेत्र के वागूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम जब इस इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी, तभी आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसे देखते हुए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।
नेटो संगठन देशों के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया है। नेटो की स्थापना संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 30 सहयोगी देशों में से किसी पर भी हमला सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अब तक ये केवल भूमि, समुद्र और हवा में पारंपरिक सैन्य हमलों और हाल में शामिल किए गए साइबर स्पेस पर लागू होता है। सोमवार को शिखर सम्मेलन के समापन बयान में नेताओं ने कहा कि वे मानते हैं कि अंतरिक्ष में या वहां से अथवा उसके भीतर हमले भी नेटो के लिए चुनौती हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय और यूरो अटलांटिक समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। ये आधुनिक समाज के लिए पारंपरिक हमले के समान ही हानिकारक हो सकता है। यूरो 2020 फुटबॉल प्रतियोगिता में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपीय चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। बुडापेस्ट में पुर्तगाल ने 60,000 से अधिक प्रशंसकों के समक्ष हंगरी को 3-0 से हराया। रोनाल्डो ने खेल के 87वें मिनट में इस प्रतियोगिता में अपना 10वां गोल दागा। बाद में विश्व चैंपियन फ्रांस ने म्यूनिख में जर्मनी को पराजित किया। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 40 दिन से कम का समय रह गया है। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंता शरद कमल की। तमिलनाडु के चेन्नई में 12 जुलाई 1982 को पैदा हुए शरद कमल ने इस साल मार्च में एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैच में दोहा में पाकिस्तान की रमीज मोहम्मद को हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ये शरद कमल का चौथा ओलंपिक होगा। 2004 में पहली बार वे ओलंपिक खेलों में शामिल हुए थे। पहली बार शरद कमल पुरुषों के सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स दोनों ही मुकाबलों में भाग लेंगे। 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में शरद कमल ने पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स में 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक प्राप्त किए थे। 2018 के ही गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल ने पुरुषों की टीम में स्वर्ण पदक और पुरुष डबल्स में रजत पदक तथा पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में 2 कांस्य पदक जीते थे। 9 बार के सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन रहे शरद कमल को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भवतारिणी, स्पोर्ट्स डेस्क। इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी लेह अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। हमारे लेह संवाददाता ने इस क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर ये रिपोर्ट पेश की है। ऊर्जा आवश्यकताओं में यूटी लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने और अन्य राज्यों को स्वच्छ ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र में उपलब्ध नवीकरण ऊर्जा के सभी विकल्पों की उपयोग कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बिजली विभाग द्वारा 500 करोड़ रुपए का विभिन्न उत्पादन परियोजना निष्पादन के उन्नत चरण में है। ओएनजीसी द्वारा पूगा में 1 मेगावाट बिजली परियोजना के साथ अगले साल तक लद्दाख देश में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला राज्य होगा। इसी तरह हाल ही में लेह जिले में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और कारगिल जिले के जांस्कर में सीएसएफ के साथ 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत इन्हें 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य से विकसित किया जा रहा है। इससे सर्दियों के महीने के दौरान 40 मेगावाट की आवश्यकता का अंतर को भरने की उम्मीद है। बिजली विभाग के सचिव रविंदर कुमार कार्बन न्यूट्रलिटी पर विभाग के परियोजनाओं के बारे में कहा। कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर भी हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम क्लीन एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी में बदलने जा रहे हैं। मकसद यही है कि हम जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर उसको कम किया जाए और जो नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी है चाहे क्लीन एनर्जी के लिए उनका प्रयोग करके लोगों को एक अच्छा एनर्जी सोर्स दिया जाए और कार्बन का जो हम एमिशन कर रहे हैं उसको कम किया जाए। दूर दराज के और दुर्गम इलाकों के गांवों में मौजूदा डीजल बिजली को सौर ऊर्जा जैसी नवीकरण ऊर्जा से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक मौजूदा 58 डीजल जनरेटरों में से 17 को सौर या पन बिजली से बदल दिया गया है। पूर्व लद्दाख में एनटीपीसी के माध्यम से सौर हाइड्रोजन का आकलन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा की उपलब्धता का पता लगाने के लिए विभाग कारगिल जिले और नुब्रा घाटी में अध्ययन कर रहा है। निकट भविष्य में लद्दाख ऊर्जा पर्याप्त और कार्बन प्राकृतिक क्षेत्र होगा जो नाजुक हिमालयी पर्यावरण का रक्षा करेगा। एंजन डोलमा के साथ ले से आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, लगभग सभी अखबारों ने देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के साथ ही टीकाकरण अभियान की प्रगति की चर्चा विस्तार से की है। अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने टीके के बाद जोखिम न के बराबर होने को महत्व दिया है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता ने भारत बायोटेक के इस बयान को अहमियत दी है कि लंबे समय तक 150 रुपए में कोवैक्सीन देना संभव नहीं है। राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में लिखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप अभी तक चिंताजनक नहीं, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी। स्पुतनिक टीके की कल से भारत में शुरुआत होने की खबर अमर उजाला में है। केंद्र द्वारा ट्विटर को नोटिस जारी करने के बाद सरकार के अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की खबर भी पहले पन्ने पर है। राजनीतिक गलियारे से लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही कलह की खबर अखबारों ने अपने अनुमानों और विश्लेषण के साथ दी है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर अध्ययन शीर्षक से विशेष आलेख में लिखा है, चीन, पाकिस्तान और भारत के परमाणु आयुध भंडार को आंकड़ों सहित चर्चा की है। दिल्ली में मानसून के लिए करीब एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान अखबार ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, पश्चिमी कम दबाव के चलते रफ्तार सुस्त, 27 जून को मानसून की दस्तक की तारीख बताई। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से लिखा है, ऑनलाइन पढ़ाई में बिगड़ी लिखाई। पत्र ने लिखा है, 5वीं तक के सबसे ज्यादा बच्चों की हैंडराइटिंग खराब, लिखने में लग रहा है दुगना समय। अखबार ने आगाह करते हुए लिखा है, बच्चे अक्षर की बनावट पर ध्यान दें। शेयर बाजार के हवाले से अखबारों ने संवेदी सूचकांक के नई ऊंचाई पर पहुंचने और रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने की चर्चा की है। हरिभूमि लिखता है, हज पर जाने के लिए सभी भारतीयों के आवेदन रद्द। कोरोना संक्रमण के कारण केवल सऊदी अरब के नागरिक ही इस बार हज कर सकेंगे। दैनिक जागरण और कुछ अन्य अखबारों ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान से 18 राज्यों में बड़ी धरपकड़ करके साइबर ठगों पर शिकंजा कसने की खबर विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, अब बिना ड्राइवर भी दौड़ेंगी रेलगाड़ियां, सर्दियों के दौरान कोहरे में भी नहीं थमेगी रफ्तार। बड़ा बदलाव शीर्षक से पत्र लिखता है, नवीनतम संचार प्रणाली के इस्तेमाल से बिना ड्राइवर के ऑटो मोड पर रेलगाड़ी चलाना आसान हो जाएगा। पत्र ने वैश्विक तापमान में वृद्धि के संबंध में एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग जंगलों को जला रही, उत्तराखंड के कई जंगल खाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान लिखता है, जनवरी से अब तक केवल उत्तराखंड में लगभग 2500 हेक्टेयर दायरे में फैले जंगल बर्बाद हो चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज यूरोप के प्रमुख डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, कोविड टीकाकरण के लिए पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक नहीं। भारत ने 26 करोड़ कोरोना टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। सोने के आभूषणों पर आज से हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पंजीकरण प्रक्रिया सरल की। रेलवे सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाने, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। नेटो नेताओं ने अंतरिक्ष में होने वाले हमले पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। दोहा में भारत ने अफगानिस्तान के साथ 1-1 गोल से बराबरी के बाद एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के तीसरे दौर में प्रवेश किया। यूरो फुटबॉल कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियन के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। बुडापेस्ट में पुर्तगाल ने हंगरी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।